राइट। तो ये नाम से पर्सनल अकाउंट लगते नहीं। ये देखो हमने कल पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये कौन से होते हैं? ये नाम से पर्सनल अकाउंट लगते नहीं, बट ये पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। तो कौन से? कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस दे दिया ना, फ्यूचर में मैंने एडवांस रेंट दे दिया, इसका मतलब क्या? फ्यूचर में वो जगह मैं यूज करने वाला हूं, इसके लिए किसी पर्सन को भी एडवांस दे दिया, अभी तक मैंने बेनिफिट नहीं लिया, इस वजह से ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये किसी पर्सन को जो एडवांस दिया है वो रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बाद में एडवांस एडवांस इनकम अकाउंट। ठीक है, और लास्ट वन यहां पे एडवांस इनकम क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल व्हेन ऑब्लिगेशन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कल मैंने आपको बोला था इनकम का मीनिंग क्या होता है, इनकम का मीनिंग क्या होता है। तो अब इनकम का मीनिंग बहुत से स्टूडेंट को, मतलब लगभग सभी को पता नहीं था। इनकम मतलब क्या? मैंने कुछ काम किया, मैंने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया, उसके बदले में जो पैसे मिल रहे हैं या मिलने वाले, मिलना ही चाहिए, अभी ऐसा नहीं, मिलने भी वाले हो तो भी उसे इनकम में ट्रीट कर सकता हूं। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एक्रूड इनकम, एक्रूड क्या होता है? एक्रूड क्या होता है? बोलो, एक्रूड इनकम क्या होता है? मतलब जो इनकम, अभी मैंने बोला कि मैंने काम किया बट बदले में अभी तक पैसे नहीं मिले, पैसे मिलने वाले। मैंने जिस दिन काम किया उस दिन मेरा हक बनता है मैं सामने वाले पर्सन से पैसे मांगू, अमाउंट क्लेम करूं। तो जिस दिन आपका हक बनता है कि मैं सामने वाले पर्सन से पैसे मांग सकता हूं, मेरे पैसे है, मेरे पैसे उसके पास है, मतलब क्या? मैंने काम किया, उसके पैसे उसने नहीं दिए, तो ऐसे केस में ये इनकम बन जाता है, बट इनकम कैश में मिला नहीं, अभी तक पैसे नहीं आए। तो ऐसे इनकम को जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रूड। जैसे एक्सपेंसेस हो गए बट आपने पेमेंट नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। वैसे ही इनकम हो गया, इनकम एंड रिसीट बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट, पहली बात समझ लो, याद रखना, आगे जाके बहुत यूज होने वाला है। इनकम एंड रिसीट ये दोनों अलग चीज है। पैसे आते हैं मतलब वो इनकम है, ऐसा नहीं कह सकते, और इनकम होता है मतलब पैसे आ गए, ऐसा नहीं है। फर्क क्या है? तो जैसे कि मैंने काम किया जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके चलते, मैंने गुड्स सप्लाई किए, गुड्स सप्लाई किए, गुड्स सप्लाई किए किसी को। तो अगर मैंने गुड्स सप्लाई किए बट उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, अगर उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, इसका मतलब क्या हो गया? गुड्स सप्लाई किया, मैंने अपना काम किया ना, मैंने अपना काम किया, मतलब ये मेरा इनकम है, मेरा हक बनता है उन पैसों के ऊपर, बराबर। बट पैसे आए क्या? नहीं। तो अगर पैसे नहीं आए तो इसे मैं क्या बोलूंगा? इनकम तो है बट इट इज एक्रूड, मतलब जो ड्यू बना है, जिसका पेमेंट मिलना बाकी है, उसे हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। बट कभी कभी क्या होता है, पैसे आते हैं, उस पर्सन ने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, एडवांस दे दिया मुझे, बट अभी तक मैंने अपना काम नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या हो गया? ये पैसे जो आए हैं ना, उसके बदले में मैंने कोई काम नहीं किया, तो उससे मैं एडवांस कह सकता हूं। क्लियर? वो अभी का इनकम नहीं है, जब मैं काम करूंगा तब मैं उसे इनकम करके ट्रीट करूंगा, अभी तो उसे मैं एडवांस इनकम कहूंगा, एडवांस। अभी तक कोई इनकम नहीं, इनकम तब होता है जब आप काम करते हो और उस पैसों के ऊपर आपका हक बनता है। ये समझा है क्या? रिसीट एंड इनकम में डिफरेंस क्या है? सभी लोग बोलो, रिसीट एंड इनकम में डिफरेंस क्या है? ये समझा है? छोटी छोटी चीजें है बट बहुत सी बार पता नहीं होती, इस वजह से कंफ्यूजन होता है। बोलिए 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 बोलिए। रिसीट एंड इनकम ये सेम है क्या? देखो मैंने एसेट बेची, उससे भी मुझे पैसा मिलता है, बराबर। एसेट बेची उससे भी मुझे पैसा मिलता है, पैसा अलग अलग चीजों से मिलता है, रिसीट जो है वो अलग अलग तरह से आती है मेरे पास। रिसीट मतलब कैश आ गई, तो कैश आ गई मतलब वो इनकम है, ऐसा नहीं। मैंने किसी से लोन ले लिया तो उसमें भी रिसीट है ना, पैसे आ गए, रिसीट मतलब पैसे आ गए। बट लोन को इनकम कहते हैं क्या? नहीं, लोन तो लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब कि जिसको फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो स्लाइटली डिफरेंस है लाइबिलिटी और लोन में, सॉरी लाइबिलिटी और इनकम में। क्या फर्क है? लाइबिलिटी में भी पैसे आ सकते हैं और इनकम में भी पैसे आ सकते हैं, बट जब लाइबिलिटी में पैसे आते हैं वो रिफंड करने होते हैं, वो रीपे करने होते हैं, और इनकम में जब पैसे आते हैं ना तो उसके ऊपर अपना हक बनता है, वो रीपे करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब इनकम होता है तभी पैसे आए, पैसे बाद में भी आ सकता है। तो इनकम हो गया, मैंने काम किया, मेरा हक बनता है उन पैसों के ऊपर, और उस केस में मुझे पैसे नहीं मिले तो उसे मैं बोलूंगा क्या? एक्रूड इनकम। उसे क्या बोलूंगा मैं? एक्रूड इनकम। तो वहां पे ये क्या है? एक्रूड इनकम क्या होता है? इनकम अर्न, मैंने कमाया, अर्न मतलब क्या? कमाया, हक है मेरा, बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। एडवांस मतलब क्या? कैश रिसीव्ड बट
वर्क नॉट डन, पैसे तो मिल गए बट वर्क नॉट डन, काम नहीं किया हमने, तो ये एडवांस है। मैंने अभी तक काम नहीं किया, पैसे ले लिए, तो कल जाके ये वापस देने पड़ सकते हैं क्या? यस, अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो उस केस में पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, इस वजह से ये मेरी अभी लायबिलिटी है। किसमें कोई कुछ कंफ्यूजन है बता देना, अगर कंफ्यूजन है तो। रिसीट और इनकम, रिसीट और इनकम दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं। ये आपको पहले ही पढ़ाना चाहिए था, मतलब जहां से भी पढ़े हो आप, अगर आपने क्लास किए मतलब तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। रिसीट एंड इनकम बोथ आर डिफरेंट। बराबर, पैसे आ गए मतलब वो इनकम है ऐसा नहीं, नहीं, पैसे तो लोन से भी आता है, जब मैं लोन लेता हूं तब भी मेरे पास पैसे आते हैं, तो उसके ऊपर मेरा हक है या रिपे करना पड़ेगा? रिपे करना पड़ेगा। अगर वो पैसा रिपे करना पड़ता है तो ये इनकम कैसा, मेरा हक ही नहीं उन पैसों के ऊपर, पैसे वापस करने पड़ते हैं, वो तो वो लायबिलिटी है। बट इनकम मतलब क्या? मैंने काम किया और उसके पैसे मुझे मिल रहे हैं या मिलने वाले। इट इज नॉट नेसेसरी कि पैसे इमीडिएटली मिल जाए। बिजनेस में बहुत सी बार ऐसा होता है, आज काम किया पैसे बाद में मिलते हैं, बट मेरा हक तो बनता है ना उन पैसों के ऊपर, तो मैं उसे इनकम ट्रीट कर सकता हूं। जब मैंने काम किया तब मैं उसे इनकम ट्रीट कर सकता हूं। एक महीने बाद पैसे मिलेंगे, तब तक के लिए ये इनकम क्या होगा? एक्रूड। एक्रूड मतलब क्या? ड्यू। ड्यू मतलब क्या? पेंडिंग है, काम तो किया लेकिन पैसा नहीं मिला। आ रहा क्या समझ में? समझ में आ रहा है या नहीं? चलो फटाफट बोल दो। हाँ, सभी लोग अगर लाइव स्ट्रीम में पीछे चल रहे हो तो थोड़ा सा जहां पे अभी लेटेस्ट चल रहा है वहां पे आ जाओ। ये डेली फॉलो करना ताकि इमीडिएटली आपको वो समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूं और आपसे आंसर मिल जाए। मैंने सिंपली ये कहा, रिसीट एंड इनकम बोथ कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। पैसे मिल गए मतलब ये इनकम ही है, ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर? और इनकम हो गया उसी वक्त ही रिसीट मतलब पैसे मिलेंगे ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। दोनों कंसेप्ट अलग है। रिसीट मतलब क्या? पैसे मिलना। इनकम मतलब क्या? काम किया उसका हक, वो इनकम होता है। काम किया उसका हक, कहीं पे लिख सकते हो आप। इनकम मतलब क्या? काम किया उसका हक। तो काम किया तो मेरा हक बनता है पैसों के ऊपर, तो ये इनकम है। बट हो सकता है कि पैसे बाद में मिलेंगे, वो बोल रहा है 1 महीने बाद दूंगा, तो मैं तो कहूंगा कि मेरा इनकम हो गया, मैंने काम कर दिया, मेरा हक बनता है उससे पैसे मांगने का, तो मैं उस इनकम को क्या बोल देता हूं? एक्रूड, मतलब रिसीवेबल है, मिलना बाकी है। एक्रूड मतलब क्या? मिलना बाकी है। इनकम बट नॉट रिसीव्ड, पैसे नहीं मिले। और अगर किसी ने मुझे पैसे दे दिए, कैश तो आ गई, रिसीट तो हो गया, रिसीट तो हो गया, बट उस केस में रिसीट तो हो गया, बट थिंग इज दैट, प्रॉब्लम क्या हो गया? पैसे तो आ गए बट मैंने काम नहीं किया। पैसे तो आ गए बट मैंने काम नहीं किया, तो इसका मतलब पैसे कैसे आ गए? एडवांस में आ गए ना। पैसे कैसे आ गए? एडवांस में आ गए। इज इट क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके चलिए, तो ये सभी कौन से अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जहां पे ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से ट्रांजैक्शंस या ये अकाउंट्स बनते हैं, बट ये नाम से पर्सनल अकाउंट्स नहीं लगता है, बट एट द एंड ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंट्स बनाए होते हैं। क्लियर? एक्रूड मतलब मैंने काम किया बट पैसे नहीं मिले, पैसे पेंडिंग है, पैसे ड्यू है। अभी मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूं, ये थर्ड टाइम, मतलब इतना डिफिकल्ट क्या है ये समझने के लिए? मैंने काम किया बट पैसे नहीं मिले, ये समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है, इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? काम किया बट पैसे नहीं मिले, बहुत सिंपल बात है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है पेंडिंग, ड्यू। ठीक है? और एडवांस इनकम में क्या होता है? पैसे तो मिल गए बट उसके बदले में अभी तक काम नहीं किया, फ्यूचर में मैं काम करूंगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवांस। पैसे तो ले लिए बट अभी तक काम नहीं किया, काम करने के लिए पैसे लिए बट अभी तक काम नहीं किया, तो ये मैंने क्या ले लिया? एडवांस ले लिया। तो ये एडवांस क्या होता है? किसी से एडवांस लेना मतलब ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पैसे ले लिए बट काम नहीं किया। और एक्रूड में क्या होता है? एक्रूड में क्या होता है? आपने काम तो किया बट पैसे नहीं मिले, पैसे मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं, तो ये आपके लिए पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, तो ये फायदा होने वाला है, तो आपके लिए क्या हो जाती है? एसेट हो जाती है। क्या ये वर्ड इससे पहले आपको अकाउंटिंग में नहीं आया? मतलब
जितना मुझे पता है वो जो स्टूडेंट देख रहे हैं मैक्सिमम ऐसे है कि जिन्होंने कॉमर्स से अकाउंटिंग मतलब कॉमर्स किया है 11th 12th। तो ये वर्ड जब आए थे तब एक्सप्लेन नहीं किया था इसे। ओके आया है वर्ड ऐसा बोल रहा है, बट एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं किया था प्रॉपरली एक्सप्लेन। या सिर्फ ऐसा हो गया ये नाम दिखा है एक्रूड तो ये एसेट साइड पे दिखाना है, या एडवांस दिखा तो लायबिलिटी साइड पे दिखाना है। बहुत सी बार ऐसा ही होता है, तो प्रॉब्लम यही से स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से आगे जब डिफिकल्ट कंसेप्ट आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। हाँ, जो स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ा ही नहीं उनका मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज न्यू कंसेप्ट। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं सिखाया था। ओके ओके, बेसिक नहीं सिखाया था। उनको बोलना चाहिए क्या टीचर बनेगा है तू। परेश रावल का डायलॉग है ना, क्या गुंडा बनेगा है तू। मतलब पढ़ाना है तो पूरा अच्छे से पढ़ा दो, नहीं तो मतलब ये क्या, उनका भी टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका भी टाइम, ऑब्वियसली आपका तो करियर है इसके ऊपर। तो चलो मैं क्या ही बोलूँ। ओके चलो। ओके, तो इसलिए कहता हूँ कि ये लेक्चर जो है डेफिनेटली इसका मतलब आपको ये यूजफुल लग रहा है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों में शेयर करना, सभी को इसकी ज़रूरत है आई एम श्योर। क्लास के बाहर निकाल दिया कुछ पूछा तो ऐसा हो जाता है कि सामने वाले टीचर गुस्सा हो जाते हैं, कुछ डाउट पूछ लिया तो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। मतलब लॉजिकली इस लेवल पे मैंने ये मान के चलना चाहिए कि नहीं आपको कुछ आता है, ठीक है, बट वो मान के मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, दूसरों ने काम नहीं किया उनका, तो मैं उनका काम कर दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, और जो स्टूडेंट को नहीं आता उनको भी समझ में आ जाएगा। मतलब नहीं आता मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस साइड से आ जाते हैं, या जो स्टार्टिंग में 11th में ही देख रहे हैं, तो उनको भी इसका फायदा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट तो नॉर्मल है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्रीमाइसेस हो, अलग अलग नाम से वहां पे बोला हो। दूसरा मशीनरी। तीसरा क्या, व्हीकल मतलब गाड़ी। नेक्स्ट मशीनरी, व्हीकल, व्हीकल। नेक्स्ट फटाफट बता दो और क्या, हाँ कंप्यूटर, गोल्ड। ये चीजें आपके पास रह सकती है, कंप्यूटर, गोल्ड। 6 और क्या रह गया, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। 7 और क्या है, कैश, ये भी रियल अकाउंट है। यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन में अभी मुझे याद आया, बैंक भी लिख देना, बैंक। उसके साथ हमेशा ट्रांजैक्शन होते रहते हैं बिजनेस में। कैश, यहाँ पे आ गया कैश। ये सभी कौन से, ये कौन से, टेंजिबल रियल अकाउंट है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या, टच कर सकते हैं, वो सभी होते हैं टेंजिबल। या आप उसे बजा के देखो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, किसे कान के नीचे हाँ बजाने का और बोलने का, तू टेंजिबल है, तुझे आज से टेंजिबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो बजा भी सकते हैं उसे। तो टेंजिबल मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल होता है। जैसे कंप्यूटर है, मशीनरी है, व्हीकल है, इन सभी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हैं।
मतलब बेच सकते हैं वगैरह, वो सभी चीजें है। आगे टेंजिबल, इनटेंजिबल, इसमें भी इनटेंजिबल होते हैं जो दिखते तो नहीं बट एग्जिस्टेंस होता है, दिखते तो नहीं बट एग्जिस्टेंस होता है, दिखते तो नहीं बट एग्जिस्टेंस होता है, जिसका एग्जिस्टेंस रहता है, जिससे हमें फ्यूचर में फायदा मिलता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो कौन से है? पहला गुडविल, गुडविल मतलब बिजनेस का रेपुटेशन, दिखता नहीं है बट होता जरूर है, दिखता नहीं है बट होता जरूर है। सब बजा के देखा, वो तो रोने लगा किसी बच्चे को पीट दिया क्या? ऐसा मत करना, घर में कोई बच्चा हो उसका है खैर, तो टेंजिबल है, तेरा नाम टेंजिबल होना चाहिए। आगे गुडविल, गुडविल मतलब क्या? रेपुटेशन, रेपुटेशन दिखता नहीं बट होता है, उसकी वजह से बिजनेस को सालों साल फायदा मिलता है। मतलब आप देखते हो दो बिजनेस है, सामने सामने बिजनेस कर रहे हैं, दो बिजनेस है, कॉम्पिटिटर्स है, सामने सामने बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपसे आप देखते हो कि पहले वाला, मान लो एक बिजनेस बहुत चल रहा है, उसी लोकेशन पे सेम बिजनेस है, सेम प्राइस है, बट लोग वहां से लेते हैं और उसके सामने जो है शॉप वहां से बहुत कम लेते हैं या कंपैरिजन में कम है। तो ये किस वजह से? एक शॉप में ही लोग जा रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ रेपुटेशन और गुडविल, करेक्ट है, उसे गुडविल कहेंगे। पेटेंट, छोटे भाई को पीट दिया उसने टेंजिबल बोल के। ऐसा कुछ मत करो, मैं ऐसे मतलब क्या है कि हंसी मजाक में बोलता रहता हूं, नहीं तो आप बोलोगे नहीं सर ने बोला करना पड़ेगा, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, ऐसा नहीं करने का ऐसा मत करो। और मेनली जब आप पढ़ते हो तो मैं एडवाइस करता हूँ कि हेडफोन वगैरह वो लगाते जाओ, क्योंकि बीच में कुछ भी आ सकता है ऐसा अनएक्सपेक्टेड, कोई कंसेप्ट स्टार्ट हो गई, कोई कंसेप्ट को समझाते वक्त ऐसा कुछ तो भी आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, और आपके घर वाले बोलते हैं कि ये सर है क्या, मतलब ये टीचर है क्या, ऐसा कौन पढ़ाता है? बट मेरे को पता है कि ऐसा पढ़ाया तो ही अच्छे से समझ में आ जाता है। हम्म। तो पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? शायद से मैंने आपको कल बता दिया, मिस्टर इंडिया वाला बता दिया ना, टार्जन मूवी वाला, आपको बताया बताया था ना? हाँ मिस्टर इंडिया वाला बताया बताया था शायद से, आपने कोई वॉच बनाई जिससे आदमी गायब हो जाता है, तो ऐसा रजिस्ट्रेशन, उस टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन किया, तो अभी रजिस्ट्रेशन किया मतलब आपके नाम से रजिस्टर्ड है, किसी को उसे यूज करना हो तो आप आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे जो फीस है वो, और उसके बाद में वो यूज कर सकता है। तो पेटेंट ये टेक्नोलॉजी है, जो एक आइडिया है आपके दिमाग में, वो आपको फायदा दिलाएगी सालों साल, ठीक है। आगे पेटेंट है कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? जैसे कि कोई बुक मैं बनाता हूं, जैसे कि ये बुक है, सपोज मैंने ये लिखी हुई है, बुक मैंने लिखी हुई है, तो ऐसे केस में मुझे उसे प्रोडक्शन करना, मतलब वो काम मेरा नहीं, मैं बुक लिख सकता हूं बट उस बुक की कॉपीज बना के बेचना, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में मैं एक प्रोडक्शन कंपनी के पास जाता हूं जो बुक्स प्रोड्यूस करती है, उनको मैं बोलता हूं कि मैंने एक अच्छी किताब बनाई जिसमें मजेदार चीजें लिखी हुई है, जो पढ़ेगा उसे मजा आएगा, मतलब उसे, ठीक है हाँ, उसके दिन रात अच्छे हो जाएंगे, ऐसी किताब मैंने लिखी है, ठीक है, इसे पब्लिश करना है। दिन रात अच्छे हो जाएंगे मतलब दिन में भी पढ़ने वाले इतने लोग और रात में भी पढ़ने वाले हैं, तो उनको कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो मैं उनको क्या बोलता हूं कि ये बुक पब्लिश करनी है, तो मुझे क्या बोलते हैं, ठीक है पब्लिश कर देंगे। आप क्या बोल रहे हो इसके बदले में, आप क्या चार्जेस लोगे? मैं बोलता हूं कि ये एक कॉपी सेल होती है तो मुझे 50 रुपए दे दो, बाकी का प्रॉफिट आप रख लेना। मतलब मान लो 200 रुपए में बुक बनती हो तो 300 रुपए रख दो प्राइस, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, 50 रुपए मुझे देना, 50 रुपए आप रख लेना, मतलब पर कॉपी मुझे कुछ चार्जेस मिलने वाले, या वो ईयरली लमसम भी दे सकते हैं, ईयरली 10 लाख रुपए ऐसा कुछ दे सकते हैं, आपके बीच में जो निगोशिएट होता है उसके बीच पे। तो ये जब तक बेचा जाएगा तब तक आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी, उसे बोलते हैं। जब ध्यान देना, हमें पेटेंट कॉपीराइट जो इंटेंजिबल एसेट है ये रेंट पे देते हैं ना, रेंट पे देते हैं, यूज करने के लिए देते हैं, तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है। जैसे कि हम कोई फ्लैट कोई गाड़ी यूज करने देते हैं तो ये क्या होता है? फ्लैट गाड़ी यूज करने देते हैं तो ये क्या होता है? फ्लैट या गाड़ी यूज करने देते हैं तो रेंट होता है, उसके बदले में पैसा मिल रहा है, रेंट होता है। बट पेटेंट कॉपीराइट ये जो इंटेंजिबल एसेट है वो यूज करने देते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हो तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है, याद रखना वर्ड, उसके ऊपर जो इनकम मिलता है उसे रॉयल्टी कहा जाता है। डन। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट मेरे पास क्या है? इस कॉपी का हक है, मतलब ये जो कॉपीज बनती है उसका हक मेरे पास है, मैंने सिर्फ उसे यूज करने दिया, प्रोडक्शन करने दिया, उसके बदले में पैसे ले रहा हूं, ये होता है कॉपीराइट।
मतलब जब तक ये किताब चलेगी 4 साल 5 साल मुझे फायदा मिलता जाएगा, तो वो राइट, वो हक दिखाई नहीं देता बट होता है, और उससे आपको पैसा भी मिलता है, उसका बेनिफिट भी आगे जाके मिलता है। तो ये सभी क्या है, इनटेंजिबल है, दिख नहीं सकते बट जिसका वजूद होता है। जैसे एयर, हवा दिखती नहीं है बट उसका वजूद है। क्लियर, समझ में आता है, उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, मिलने वाला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये इनटेंजिबल है। बराबर। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर इंटेंजिबल और नॉमिनल में फिर फर्क क्या बचा है, नॉमिनल क्या होता है, वो नाम से ही होता है। पर मैंने नॉमिनल में क्लियरली बोला, नॉमिनल अकाउंट में बेनिफिट जो है वो खत्म हो जाता है, फ्यूचर में मिलने वाला ऐसा नहीं, अभी कुछ बचा ही नहीं, अभी कुछ बेनिफिट आगे मिलने ही नहीं वाला, अभी वो सिर्फ नाम के लिए आप बोल सकते हो कि ये अकाउंट है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है, ये नाम मतलब दिखते नहीं है बट इसका फायदा मिलता रहता है। क्लियर, तो ये सभी रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, 1 रेंट, क्या क्या खर्चे होते हैं आपके, खर्चा मतलब क्या, खर्चे मतलब सिंपल डेफिनेशन याद रखना, 31 मार्च को आप क्या बनाते हो, 31 मार्च या 31 दिसंबर को आप बैलेंस शीट या P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, बराबर, हर साल के उस वक्त तक अगर उसका बेनिफिट मिल जाता है, मतलब टेम्पररी बेनिफिट मिलने वाला हो, तो उस केस में ये एक्सपेंसेस में चला जाता है। जो चीजें आपको बेनिफिट देगी 31 मार्च से पहले, 31 मार्च या 31 दिसंबर आपका ईयर एंड जो भी है, तो उसे हम एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने रेंट पे किया कब, फेब में, बराबर, तो उसका फेब में मुझे फायदा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका फायदा लेने के लिए मुझे अगले साल 2 साल 3 साल फायदा मिलेगा, एक बार रेंट पे कर दिया तो 5 साल एसेट यूज कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, बराबर। तो रेंट बाद में मतलब विद इन टेम्पररी बेनिफिट मिलता है और इसी साल में मिलता है, अगले सालों में नहीं, अगले सालों में बेनिफिट मिलने वाला तो एसेट होती है। याद रखना एसेट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने रिसिट और इनकम में बोला था, ये कहीं पे लिख के रखना, मैं जो बोलता हूं रिसिट और इनकम में क्या था, रिसिट मतलब जस्ट सिंपली इट इज रिसिट ऑफ कैश, और इनकम मतलब क्या, काम किया उसके बदले में पैसे मिले, ऐसे लिखते जाओ। बाद में एक्सपेंसेस क्या होता है, बेनिफिट, कोई कुछ खर्च करते कुछ पैसे देता है, उसका बेनिफिट मुझे इमीडिएटली मिलता है विद इन सेम ईयर, विद इन सेम ईयर, विद इन सेम ईयर, तो एक्सपेंसेस होते हैं, और उसका बेनिफिट मुझे अगले सालों में मिलने वाला है, तो वो एसेट होती है। तो रेंट आगे, रेंट बाद में हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए जो पैसा दिया, सालों साल बेनिफिट मिलता है कि एक बार पेमेंट किया तो उसी महीने में मिलता है ना। बाद में क्या, टेलीफोन, टेलीफोन बिल, बाद में सैलरी, ये सभी अकाउंट्स आप देख लो, यूज करके खत्म हो जाते हैं, उसका एग्जिस्टेंस आगे नहीं रहता, आगे फायदा नहीं मिलने वाला, सैलरी। बाद में आगे क्या कह सकते हैं, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये भी तो फायदा हो गया, मतलब यूज कर लिया ना उतना, डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हो जाना उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। आगे सैलरी ऑब्लिक वेजेस कर देना, सैलरी स्टाफ को दी जाती है, वेजेस फैक्ट्री वर्कर्स को दिए जाते हैं, करेक्ट है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सैलरी, डेप्रिसिएशन, और क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बराबर। अभी आप देखो फर्क क्या है, कंप्यूटर मैंने ले लिया, क्या ये कंप्यूटर का वजूद मैं 1 साल बाद 2 साल बाद दिखा सकता हूं, यस। और मैंने उसे बेचा नहीं तो मेरे पास रहेगा, व्हीकल, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड, ये सभी रहेगा, इवन कैश भी रह सकती है। बट रेंट मैंने आज दिया तो इसका वजूद या इसका फायदा 2-3 साल मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो ऐसी जो चीजें जो इमीडिएटली बेनिफिट देके खत्म होती है, उसका वजूद बाद में बचता नहीं, उसका बेनिफिट बाद में नहीं मिलने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। बाद में ये नाम से ही पहचाने जा सकते हैं, उसके पीछे कोई चीज अपने पास पड़ी है ऐसा दिखाई नहीं देता है बाद में। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, वही। ओके, और इनकम क्या होता है, रेंट रिसीव्ड, बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाद में रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और क्या है, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड, गुड्स बेच के पैसे मिल रहे हैं, वो भी तो आपका इनकम है ना। कुछ काम किया या कुछ ऑब्लिगेशन कंप्लीट की, मेरे ऊपर जो ऑब्लिगेशन डाली थी
ओके, वो कंप्लीट की इस वजह से पैसा मिल रहा है तो ये इनकम कहा जाता है। तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट दे दो और लॉसेस हो तो क्रेडिट दे दो, सॉरी एक्सपेंसेस लॉसेस हो तो डेबिट दे दो और इनकम हो तो क्रेडिट दे दो। और ये लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल आती है तो डेबिट दे दो, जाती है तो क्रेडिट दे दो। क्लियर। और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई अकाउंट इन्वॉल्व हो, जब ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हो या प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो जाएगा कि ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है या प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दो, तो उसमें एक साइड जो है वो पर्सनल अकाउंट होती है, आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है मतलब उससे लेन देन बाकी है, इस वजह से उसका नाम वहां पे मेंशन किया जाता है। क्लियर। तो वो पर्सन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये सभी है। समझा, ये चार्ट समझ में आ गया। ये चार्ट में मैंने हाँ इवन डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो इनकम में, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, चलिए आपको पता है क्या अकाउंटिंग अप्रोच कौन सा है, सभी लोग बताओ अकाउंटिंग अप्रोच। अकाउंटिंग अप्रोच, अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग, बोलो। अकाउंटिंग अप्रोच क्या होता है, बोलो, कोई आइडिया है। हाँ बताओ, गीतांजलि को पता है, गीतांजलि बताओ क्या होता है अकाउंटिंग अप्रोच। ये क्या बात हो गई, मतलब हाँ बोल के गायब हो जाना। साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच और दूसरा कौन सा, मतलब तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले बेटे। ओ बेटे तुम तो हेवी ड्राइवर निकले, तुम तो बड़े हेवी साइंटिस्ट निकले। क्योंकि हम जब भी अप्रोच की बात करते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच ये वर्ड हमने सुना होता है, तो इस वजह से साइंटिफिक अप्रोच होगा। मतलब जिन्होंने हाँ सर बोला वो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हाँ था। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो अकाउंटिंग अप्रोच क्या होगा ये तुम लोगों का, कुछ भी बेसिक पढ़ के नहीं आए, ठीक है, आपकी भी गलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, कर लूंगा थोड़ा और मेहनत। अकाउंटिंग अप्रोच तो उसमें दो है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अभी जो हमने पढ़ा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो गोल्डन रूल्स पढ़े तीन, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके ऊपर जो एंट्रीज बनती है ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, याद रखना।
अकाउंटिंग का ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें हम क्या कहते हैं, एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे, जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, राइट। और मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, ये कुछ नई चीज है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें डेबिट क्रेडिट इस तरह से नहीं किया जाता, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है। वो क्या होता है आगे मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये दो अप्रोचेस है जिसके ऊपर अकाउंटिंग चलती है। ये वाली अप्रोच मेनली अपने पढ़ा हुआ है, जिसमें डेबिट क्रेडिट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। बट ये वाला जो सेकंड अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, ये भी हम समझ लेंगे, इसे भी हमें समझना है। क्लियर? यस, लेजर अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, वो जो आपने पढ़ा था ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। और मॉडर्न अप्रोच में डायरेक्टली बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा एक ट्रांजैक्शन का, वो देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अगर जर्नल एंट्री पास करते हो, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग होती है लेजर अकाउंट्स पे। लेजर अकाउंट से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बैलेंसेस से आगे बैलेंस शीट। ये वाली स्टेप्स फॉलो करते हो तो ये जो स्टूडेंट है वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहां तक हम पहुंचेंगे। बट थिंग इज दैट ये स्टेप्स अगर फॉलो किए जाते हैं तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और अगर आप ट्रांजैक्शंस हो गए और इमीडिएटली आप देख रहे हो कि उसका इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर क्या होगा, तो वो है मॉडर्न अप्रोच, वो होता है मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? मॉडर्न अप्रोच हम पढ़ेंगे, बट मैंने अभी सिर्फ आपको अप्रोच बता दिया। मतलब मैंने ये तो बताना चाहिए ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसे देखो, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है और मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन भी कहा जाता है। राइट, अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। तो अभी हम देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच पे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं तो हम मॉडर्न अप्रोच भी सीखने वाले, समझने वाले कि उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। पहले हम बात करते हैं किसकी, मैं यहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन तब तक के लिए लिख देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है ये समझा दूंगा, अभी मैं डिटेल में नहीं समझाने वाला, अभी सिर्फ मैं लिख दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन को कुछ और नहीं, हम जो साल के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं ना उसका ही स्मॉलर वर्जन है। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाते हैं और लायबिलिटी दिखाते हैं, अदर लायबिलिटी। तो वही है, तो सिंपल बात है। ये इक्वेशन क्या कहता है, आपके पास एसेट आई कैसे, जैसे कि अगर आपने फ्लैट लिया हो, आपने एक फ्लैट ले लिया, या अगर आपने एक शॉप ले लिया, तो ये शॉप आया कहां से आपके पास,
तो आप बोलते हो मैंने खुद के पैसे लगाए 5 लाख रुपए और बाकी का लोन ले लिया। बराबर, आपने शॉप ले लिया 20 लाख का, शॉप ले लिया मतलब मेरे पास शॉप है, उसे मैं यूज करके फ्यूचर में बराबर बिजनेस चलाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, फायदा होगा फ्यूचर में। तो ये 20 लाख का एसेट मेरे पास है, मेरे पास शॉप है बराबर 20 लाख का, और मेरे पास कैपिटल जो है। तो ये 20 लाख का शॉप आया कैसे आपके पास? तो मैंने बोला मैंने खुद के पैसे लगाए, कितने? 5 लाख। तो जो खुद के पैसे लगाए उसे हम बोलते हैं कैपिटल, राइट? ओके, और मैंने लोन ले लिया, बाकी का लोन ले लिया। लोन कितना ले लिया? 15 लाख का, बराबर। इस तरह से मेरे पास क्या आ गया? एसेट 20 लाख इज इक्वल टू, ये कितने से इक्वल है? कैपिटल 5 लाख का और लायबिलिटी 15 लाख की। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो? तो इस तरह से वहां पे देखा जाता है, आपकी एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी मिला के होती है। और कोई भी एसेट, सिंपल बात है, आपके पास जो एसेट जितने भी बन रही है वो कैसे बन रही है? या तो कैपिटल से बन रही है, कहीं पे तो फंड्स लगते हैं ना एसेट बनाने के लिए, कहीं ना कहीं में तो आपने पैसे लगाए तभी जाके वो एसेट बन गई। तो वो एसेट कैसे बन गई? कैपिटल और लायबिलिटीज को मिला के। क्लियर? इसके ऊपर आगे हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, मैंने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया। क्लियर? ये शॉर्ट में बता दिया। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी जो पढ़ने वाले वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच तो उसमें सिंपली जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए मैं कुछ यहां पे ट्रांजैक्शंस लेता हूं, वो ट्रांजैक्शंस हम देख लेंगे, राइट? अभी तक तो आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी कि नहीं? हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अच्छे से समझना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। प्रॉपरली जो भी पहले एक कमी थी वो पूरी क्लियर कर दूंगा। बट थिंग इज दैट कि वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये जर्नल एंट्री चल रही, जर्नल एंट्रीज मुझे आती है, बराबर आती है, या हो सकता है कि आपको आता है, बट थिंग इज दैट वो लॉजिकली आता है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप अगर ऐसा कर रहे हो कि रेंट दिखा तो डेबिट दे दो, या प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखा तो डेबिट दे दो, ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये लॉजिकली क्लियर नहीं हुआ ना। ये जस्ट ऐसा हो गया कि आपने मतलब चतुर स्टाइल फॉलो की, मतलब आपने चमत्कार कर दिया, डायरेक्टली बिना सोचे समझे उसको डेबिट दे दिया, बराबर। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहां पे टाइम देना है और समझना है। क्लियर? जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल अभी के लिए लेके चलता हूं। पहला, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख, 10 लाख की कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बोलो क्या होगा? मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख। तो बोलो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मैंने आपको कल बता दिया, शॉर्ट में बता दिया था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें बिजनेस और ओनर को सेपरेट माना जाता है, और बिजनेस कुछ पैसे ओनर कुछ पैसे लगाता है बिजनेस में, तो बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है, मतलब वो कैपिटल समझा जाता है। ये मैंने आपको समझाया था, याद होगा आपको। क्लियर? तो मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी मिस्टर एक्स कौन है? ओनर है, बराबर। ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? ओनर जो पैसे लाता है बिजनेस में, तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है, बराबर। तो यहां पे मुझे दिख रहा है बिजनेस में कैश आ गई। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? तो मुझे एक बात समझ में आ गई, इसमें दो है कैश अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना, मतलब देखो ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बोला लेन देन, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? वो लेन देन रिकॉर्ड करना, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लिया कुछ दिया। अगर कुछ दिया बड़े बदले में कुछ मिला नहीं, तो लेने वाले का नाम तो लिख देता है। तो यहां पे हम डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें, तो यहां पे कैश अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? ये है रियल अकाउंट, ये है रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, राइट। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, बराबर। एंड ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है क्या? बिजनेस ने ओनर के पास से कैश ली, बिजनेस ने ओनर के पास से कैश ली, बदले में क्या दिया? बिजनेस ने ओनर के पास से कैश ली, बदले में क्या दिया? क्या दिया? बोलिए। बिजनेस ने बोलो नथिंग, मतलब कैश ली ना बिजनेस ने, बदले में कुछ नहीं। करेक्ट है, सही बोला, बदले में कुछ मिला नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो पर्सन का नाम आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे हम मिस्टर एक्स, ये पर्सन है, उसने दिया है ना, ही इज गिवर, मिस्टर एक्स इज गिवर, बट मिस्टर एक्स जब बिजनेस के लिए कुछ देता है तो उसे हम अलग नाम से जानते हैं, कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पे देखो कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। बराबर, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट बोला यहां पे, मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर एक्स इज ओनर, ओनर जब पैसे देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो जब उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेशल अकाउंट है तो उसका नाम यूज कर लेंगे ना, इफेक्ट वही देंगे जो हम मिस्टर एक्स को देते हैं। मिस्टर एक्स इज गिवर, सो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इफेक्ट देंगे, बट नाम यूज करेंगे कैपिटल। तो यहां पे देखो रियल अकाउंट है, तो कैश बिजनेस में आई है या गई है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमेशा, क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने डेबिट क्यों दिया, क्योंकि पैसे आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। और ये कैपिटल अकाउंट किसके लिए रिप्रेजेंट्स, ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ओनर ऑब्लिक मिस्टर एक्स। So in this case, Mr. X is giver. Mr. X is giver. Therefore, credit the giver. जो अकाउंट है उसका रूल अप्लाई करना है। जो ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के लिए या रूल क्या कहता है, जब कोई पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, तो वही इफेक्ट देना है। डन। तो इस तरह से अगर आप देखते हो, हमने कैश को डेबिट देना चाहिए और कैपिटल को क्या देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। लिखने का तरीका ऐसा होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है मान के चलते हैं, यहां पर दिया है ना 10 लाख, 10 लाख टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख। ये टू जो लिखा जाता है ना, ये क्रेडिट के लिए लिखा जाता है, मतलब क्रेडिट के लिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो भी सफिशिएंट है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे और इसके पीछे नीचे जर्नल एंट्री जब भी होते हैं तो नरेशन लिखा जाता है। नरेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन की एक छोटी समरी, मतलब किसी को एंट्री में कोई कंफ्यूजन हो गया तो वो नीचे ब्रैकेट में नरेशन जो दिया है, मतलब नरेशन मतलब इन शॉर्ट एंट्री का एक्सप्लेनेशन, एंट्री किस बारे में, तो वो देख सकता है। तो वहां पे लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि इतने वर्ड्स का होना चाहिए या उसमें ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऐसा लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री किस बात की है, कि बिजनेस स्टार्ट हो गया और उसके लिए ओनर कैश लेके आया। समझा, कुछ चीजें हम लॉजिकली समझ लेंगे, लॉजिकली समझोगे तो ही टिकोगे, अदरवाइज जैसे कंसेप्ट एडवांस्ड होते जाएंगे तो आपको इस सब्जेक्ट से डर लगने लगा, क्योंकि देखो बेस नहीं है और आपको डायरेक्टली एडवांस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लॉजिकली नहीं समझोगे, आप क्या है कि सर बोल रहे हैं ये यहां पे लिखना है, ये वहां पे लिखना है, वैसे ही करोगे ना, क्योंकि पता ही नहीं क्यों करना है। तो सभी चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल जो गैप्स है, मतलब प्रिंसिपल्स है, बाद में हम कह सकते हैं जो भी प्रिंसिपल्स है, बाद में ये जो एंट्रीज है, ये जब तक आप लॉजिकली नहीं सीखोगे तब तक आपको आगे के जो एडवांस कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएंगे। और आप अगर ऐसे फील्ड में आ रहे हो, जो भी है जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, सीए, सीएस, सीएमए या मतलब आगे एमबीए, ऐसे कोई कोर्सेस आप कर रहे हो या करना चाहते हो, या इवन अकाउंटेंट बनना चाहते हो, एक नॉर्मल अकाउंटेंट, तो भी ये जो सब्जेक्ट है वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, जिंदगी भर आपके ये साथ रहने वाला है। तो क्यों ना एक बार अच्छे से समझ ले। तो चल दूसरा मैं ट्रांजेक्शन लेता हूं। अभी बिजनेस में कैश लाई है 10 लाख, अब ये 10 लाख का क्या करेंगे, क्या उसको गद्दी पे डाल के ऐसा सो जाएंगे मस्त, पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे? कुछ तो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, जैसे मशीन लेनी पड़ेगी या शॉप रेंट पे लेना पड़ेगा। तो मशीन ले लिए ऐसा मान के चलते जिसके ऊपर प्रोडक्शन चलेगा। क्लियर, तो मशीन, तो यहां पे देखो परचेस्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख, नहीं यहां पे थोड़ा कम लिखते हैं, पूरे पैसे इसमें डाल दिए, ऐसा कैसा हो सकता है, ऑफ रुपीज 4 लाख। अभी देखो मशीन ने परचेस की, हुआ क्या,
लेन देन, लेना क्या, क्या लिया, क्या लिया, लेन देन बताओ मुझे, क्या लिया, लेन देन क्या हुआ, मैंने लिया मशीन, दिया क्या, क्या दिया, क्या दिया, कैश, बराबर है, समझ में आ गया, लेन देन समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है वो रिकॉर्ड करना है, उसके लिए डेबिट क्रेडिट है, और डेबिट क्रेडिट के अलग अलग अकाउंट के हिसाब से रूल्स बताए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उस हिसाब से। तो यहां पे देखो, तो लेन देन हुआ है, लेन किस बात का, लिया क्या हमने, मशीनरी। तो जब अपने पास कुछ आता है तो हम डेबिट देते हैं, याद है ना, कुछ मिलता है तो डेबिट देते हैं जनरली, और कुछ हम देते हैं, सौंपते हैं, तो उस केस में उसे हम क्रेडिट दे देते हैं। अगर कुछ मिला नहीं बदले में, दिया गया अपने पास से कुछ तो क्रेडिट दे दिया, बट बदले में कुछ मिला नहीं तो एटलीस्ट लेने वाले का नाम लिख दो। या फिर हमने कुछ लिया, जैसे मशीन ली बट बदले में पैसे नहीं दिए, उधार पे ले लिया, बदले में पैसे नहीं दिए, तो एटलीस्ट देन लेन लेन हो गया, क्या लिया, मशीन, बदले में कुछ दिया नहीं, तो एटलीस्ट देने वाले का नाम तो लिख दो। लेन देन में से कुछ मिसिंग हो, लेन मिसिंग हो तो लेने वाले का नाम लिख दो, देन मिसिंग हो तो देने वाले का नाम लिख दो, सिंपल बात है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी डायरेक्टली नहीं, ये मशीनरी अकाउंट मैं यहां पे लिख देता हूं, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। मतलब एक ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट हो सकता है, दोनों रियल अकाउंट हो सकते हैं, या एक रियल एक पर्सनल हो सकता है, या एक रियल एक नॉमिनल हो सकता है, या मल्टीपल्स, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। रियल अकाउंट, बराबर, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ गई ना, तो रियल अकाउंट बोल रहे जो आता है उसको डेबिट दे दो, कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आ गया उसको डेबिट, तो मशीन आ गई ना, तो इसका मतलब मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मशीनरी टू कैश अकाउंट 4 लाख, और इसका नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेस फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेस फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेस फॉर कैश। बाद में आगे एक एम्प्लॉय को रख लिया, एम्प्लॉय को सैलरी दी, अभी अब देखो सैलरी पेड टू ए, तो देखो उसने मेरे लिए काम किया, ए ने मेरे लिए काम किया, मैंने उसके बदले में पैसे दिए, ध्यान सुनना, ए ने मेरे लिए काम किया, मैंने उसके बदले में पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट है या नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, मुझे कुछ मिल गया, मैंने कुछ दे दिया, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं आएगा, भले नाम ए का दिया है बट ए नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, बात को समझो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, तो उस केस में पर्सनल अकाउंट का जरूरत क्या है, मैंने आपको सिंपली बोला था, एक दुकानदार एक बनिया है वो भी समझ जाता है कि तभी उसके अकाउंट को इफेक्ट देना है, या उसके अकाउंट में जाकर लिखना है जब ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होता है या प्रीवियस इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो सैलरी मतलब उसने काम किया, उसके बदले में पैसे दे दिए, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है ना, कुछ पेंडिंग नहीं है। तो ऐसे केस में इसके लिए अभी अब देखो सैलरी जो है ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैसे नॉमिनल अकाउंट है, उसका फायदा मिल चुका है, आगे रहने वाला नहीं, आगे वो सिर्फ नाम के लिए बताने के लिए मैंने सैलरी दी, बट क्या दिखा सकते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते। तो ये सैलरी अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ए को लेना है क्या, नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, तो ए को लेना नहीं, तो बदले में क्या आ गया, सैलरी, मतलब क्या बेनिफिट मिल गया, सैलरी दे दी। मतलब सैलरी के पीछे कुछ है क्या, ऐसी कोई चीज है क्या जो सैलरी दिखा सकते हैं, जैसे कि वहां पे क्या है कि मैं कुछ, मतलब जो फ्यूचर में दिखा सकते हैं, जैसे कि कल मैंने खाना खा लिया, अभी क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, बट कल मैंने वहां पे माइक ले लिया, परसों मैंने माइक ले लिया, तो माइक अभी भी है मेरे पास, वो चलेगा, 2-3 साल चलेगा, तो फर्क पड़ता है ना। तो जिसका एग्जिस्टेंस रहने वाला है, जिसका यूज होने वाला है अगले सालों में भी, उसे रियल अकाउंट में हम ट्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2 अकाउंट आते हैं, सैलरी, ए को लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि ए को लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि सैलरी अकाउंट, और दूसरा क्या, कैश। सैलरी कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और कैश कौन सा है, रियल अकाउंट। तो सैलरी क्या, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश क्या है, कैश गई ना अपने पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश जा रही, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग
बीइंग क्या, सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। डन। तो आज का टाइम हो गया है, तो आज के लिए यहां पे हम रुक जाते हैं, आगे का कंटिन्यू कर लेंगे अगले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर। ओके चलेगा, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।